नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। जी हां, 199 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। राजस्थान विधानसभा के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। शाम को 5 बजे तक का आंकड़ा आपको बता दें, यह आंकड़ा 68.24% दर्ज किया गया है। गुलाबी नगरी जयपुर की बात करें तो 69.22% मतदान दर्ज किया गया। शिक्षा नगरी कोटा में 73.69% वोटिंग हुई है। ख्वाजा के शहर अजमेर में 65.75% वोटिंग। अलवर में 69.71% वोटिंग हुई है। तो राजस्थान के रण में रणबांकुरों के जौहर के बाद जनता जनार्दन ने अपनी उंगली का जादू दिखा दिया है। उंगली पर स्याही लगी है और वोटिंग बम्पर दर्ज की गई है। जो आंकड़ा 5 बजे तक का निकलकर सामने आ रहा है वो लगभग 69% की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि साफ आंकड़ा 70 क्रॉस कर सकता है। तो इस वक्त की ये बेहद बड़ी अपडेट है। शाम को 5 बजे तक 68.24% वोटिंग दर्ज की गई है। गुलाबी नगरी जयपुर में 69.22% वोटिंग हुई है। राज बदलेगा या रिवाज टूट जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वोटिंग के बाद कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता ही जनार्दन है और जनता ने फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। तस्वीरें, ये पूरे दिन की तासीर ली हुई तस्वीरें जो कि बता रही हैं किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया वोट कास्ट किया इन्होंने। दूसरी तस्वीर में राज्यवर्धन सिंह राठौर, तीसरी तस्वीर में गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद सिंह डोटासरा। ये 6 तस्वीरें जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आज के जो मतदान की प्रक्रिया रही है वो बेहद रोचक रही। हालांकि जो वोटिंग का पैटर्न है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा जरूर नजर आया, क्योंकि जब वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई उस दौरान रफ्तार बहुत धीमी थी और उस रफ्तार ने सबको चिंता में डाल दिया था। 11 बजे तक की वोटिंग की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 10% तक वोटिंग दर्ज की गई थी और अचानक से आंकड़ा 12 बजे के बाद बढ़ता हुआ नजर आया और धीरे धीरे करके राजस्थान में वोटिंग पैटर्न ने सबको चौंका दिया है। ये कुछ अहम तस्वीरें और भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सांसद दिया कुमारी, सचिन पायलट की तस्वीर देखिए, बाबा बालकनाथ, राज्यपाल कलराज मिश्र, सीपी जोशी, सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। देखिए, जो महापर्व होता है ये महापर्व इस बात की तस्दीक करता है कि आम हो या खास, सभी होते हैं पास पास और एक कतार में नजर आते हैं और अधिकार समान होता है। यही वजह है कि इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 2 दिसंबर की तारीख सुनिश्चित हो चुकी है सर्वदलीय बैठक के लिए। सुबह 11 बजे संसद में यह बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि आगामी 4 तारीख
3 तारीख को नतीजे देखिए, जो कि 24 का बाइस्कोप है, और उसके बाद 4 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। और सत्र से पहले और नतीजों से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक, जिसकी तारीख सुनिश्चित हो चुकी है। ये बैठक संसद भवन में 2 तारीख को बुलाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी दीपक चौबे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। दीपक, शीतकालीन सत्र का आगाज 4 तारीख को होगा, इस बात की तस्दीक पहले ही थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक 2 तारीख को होगी, यह भी आज सुनिश्चित हो गया है। जी बिल्कुल पूजा, और देखिए क्योंकि 2 तारीख को सुबह 11 बजे की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, और क्योंकि अगर बात की जाए तो ये जो पूरा सत्र है वो 23 दिनों का होने वाला है, जिसमें 17 बैठक होगी और 19 दिनों में 15 बैठक की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चाहती है इस बार की सुचारू रूप से संसद चले, इसीलिए उसने पहले 2 तारीख को ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्योंकि अगर बात की जाए तो 3 तारीख को नतीजे आ रहे हैं 5 राज्यों के, उसके बाद ये बैठक, और फिर अगर कहा जाए तो 4 तारीख से क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चालू हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि ऐसे कई बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको इस बार लाना बहुत जरूरी है। और सरकार को भी पता है कि 2024 का जो अगर कहा जाए कार्यकाल है, 24 के टेनोर पर ही आ रही थी दीपक का। देखिए 24 के मद्देनजर ये सत्र काफी खास होने वाला है, अहम लास्ट सत्र है। अब ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि आगामी कुछ महीनों के लिए जनता को जिस तरीके से वो राहत पहुंचाने का काम करेंगे, वो असल में उनके लिए 24 का डोज होगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नए अगर बात की जाए तो जो बिल है वो लेके आए, उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसको लेकर आना है, उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि 5 राज्यों के जब नतीजे आएंगे उसके बाद देखना ये होगा कि आखिर बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, आखिर कितने राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, इन सब मुद्दों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो 2024 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और बीजेपी को भी ये भी पता है कि 2024 उसके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो 22 जनवरी को ही राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, इसको लेकर भी। और सबसे बड़ी बात तो होगी पूजा की विपक्ष जो है वो लगातार, जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछली बार जो सत्र शुरू हुआ था उसमें एक तरीके से कहा जाए तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि वो खारिज हो गया था। पर इस बार कई ऐसे बिल है। उसके बाद देखिए उसमें ये भी जिस तरीके से महुआ मोइत्री का चल रहा है वो भी आएगा कि किस तरीके से महुआ मोइत्री का जो एक कहा जाए कि पैसे लेने का हुआ है कि सवाल पूछे गए, वो भी इस बार मुद्दा उठेगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दानिश आजाद को लेकर हुआ था कि रमेश बिदुड़ी ने बोला था, वो भी अब देखना होगा कि उसको लेकर भी क्या घमासान मचेगा, क्या सुचारू रूप से संसद चल पाएगा। ये बहुत सरकार के लिए देखने की बात होगी कि क्या सभी को साथ लेकर चला पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है सभी को साथ लेकर चलने का, उसके अलावा 2024 के मद्देनजर बहुत सी चीजें पारित करवाने का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार की लगातार कोशिश है कि किसी तरीके से 24 के लिए वैतरणी को पार करने के लिए एक नाव तैयार की जा सके। एक इस वक्त की सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू की है। सीबीआई ने लोकपाल के निर्देशों के बाद शुरू की है जांच। कैश फॉर क्वेरी केस से जुड़ा है पूरा मामला। आपको बता दें, अगर आप भूल गए हो, याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी। महुआ मोइत्रा ने अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी से शेयर किए थे, पैसों के बदले इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और ये जो तस्वीरें, फाइल फुटेज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिस दौरान इनको कमेटी के सामने जाना था, 3 बैग लेकर पहुंची थी, बहुत ही गुस्से के साथ मीडिया से मुखातिब हुई और वहां से बैरंग लौटती भी नजर आई और कहा कि सवाल जायज नहीं पूछे जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी सांसद ने लोकपाल से शिकायत की थी, संसद में सवाल उठाने के लिए कैश फॉर क्वेरी के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के तहत सीबीआई किसी आरोपों को
आधार न बनाते हुए आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तलाशी नहीं ले सकती, लेकिन वो जानकारी मांग सकती है। साथ ही टीएमसी सांसद से पूछताछ भी कर सकती है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाते हुए लोकपाल से शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद की आईडी और पासवर्ड बिजनेसमैन हीरा नंदानी को देने का आरोप लगा हुआ है। इसके साथ ही इसके बाद जांच के लिए एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजकर लोकसभा सदस्यता खत्म करने की बात कही थी। अगली बड़ी खबर है, और वाकई बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार आसमान से वेव करते नजर आए हैं। मोदी जी ने बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। पीएम मोदी ने यह भी लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से भी कम नहीं। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पहुंचे थे। आपको ये भी जान करके हैरानी नहीं होनी चाहिए कि तेजस को डेवलप एचएएल ने ही किया है, और ये एकमात्र सिंगल इंजन वाला हल्का यानी कि बहुत ही लाइट फाइटर जेट है जिसमें आज मोदी जी उड़ान भरते हुए और बादलों के पार से वेव करते हुए नजर आए हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशों में हर दिन नई नई बाधाएं सामने आ रही हैं। मजदूरों से महज 10 मीटर की दूरी पर अमेरिकी ऑगर मशीन के ब्लेड्स धराशायी हो गए, टूट गए, जिस वजह से रेस्क्यू का काम बीच में ही रुक गया। तो वहीं मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों की मदद ली जा रही है। प्लान बी क्या कहता है? प्लान बी कहता है टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करी जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है, उनके हौसले मजबूत हैं, बुलंद हैं। उन्होंने कहा जितने भी दिन लगे लगा दो, पर हमें सुरक्षित तरीके से बाहर निकालो। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है। दूसरी तरफ पत्रकार सौम्या हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 30 सितंबर 2008, ये तारीख आप भूले नहीं होंगे। इसी तारीख को सौम्या की हत्या हुई थी।
सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सजा का ऐलान हो गया है। 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलवीर मलिक और अजय कुमार मर्डर केस में दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। सभी दोषियों को कई एक मामलों के तहत सजा सुनाई गई है। आपको ये बताते चले कि महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी। तब सौम्या नाइट शिफ्ट करके दफ्तर से अपने घर लौट रही थी। पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में मिली थी। इस मर्डर केस की सबसे खास बात यह कि इसको सुलझाने में पुलिस को तकरीबन 6 महीने का समय खर्च करना पड़ा। पुलिस ने किसी दूसरे हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने सौम्या की हत्या की बात को कबूल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हेलीकॉप्टर से करनाल पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी के नेताओं ने उनका भव्यतम स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल ने राजकीय उत्तर रक्षा गृह का उद्घाटन किया है, जहां पर 30 के आसपास परिवार रह रहे हैं और तकरीबन 70 परिवार रहने की व्यवस्था है। यहां पूरा नारी निकेतन 6.5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इस नारी निकेतन में कई अलग अलग बिल्डिंग्स होंगी, जिसमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी होगा। जाता तो बनाल में रुकता हूँ और यहाँ आने के बाद ये जो अभी नारी निकेतन का भवन बना है, वास्तव में पूरा ये 6 एकड़ के ऊपर कई बिल्डिंग्स बननी है, उसका एक पोर्शन ये नारी निकेतन है, ये बन के तैयार हुआ है, इसका भी उद्घाटन किया है। नारी निकेतन में सामान्यतया वो महिलाएं जो किसी भी कारण से असहाय हैं, जिनको सरकारी आश्रय की जरूरत होती है, ऐसे नारियों के लिए नारी निकेतन जगह जगह होते तो हमारे यहाँ जिले में बना है। साथ में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल ये भी बनाया जाएगा। इसका पुराना भवन था आज, बट वहाँ पर थोड़ा सा बिल्डिंग का स्पेस कम था, तो बट इस बिल्डिंग में हर तरह की उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये अच्छे से तरीके से बनाई गई है, जिसमें हर तरह से बच्चे अगर रहने की उनकी अच्छे से अलग व्यवस्था है, उनकी काउंसलिंग रूम अलग से बनाया गया है। अगर उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, सिलाई सिखानी है, कढ़ाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर का यहाँ पे सारा लैब, कंप्यूटर लैब अलग से बनाई गई है और हर तरह की यहाँ पर उन सुविधाओं को देखते। तो चलिए सीधे रुक करते हैं राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर का, जहां पर इलेक्शन कमीशन की पीसी चल रही है। वो 68.24% था पूरे राज्य का, और मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो सर्वाधिक पोखरण में था 81.12%, तिजारा में दूसरे नंबर पे 80.85, बाड़ी में 79.28। अगर ज़िले देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिला 76.57, हनुमानगढ़ है 75.75, धौलपुर 74.11। तो इस तरह से जो अभी प्रारंभिक आंकड़े 5 बजे के आए हैं, अब जैसे जैसे पोलिंग पार्टीज आती जाएंगी, जिलों का डेटा फ्रीज होता जाएगा, हम एनकोर में इसको डालेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको जैसे ही ये पोलिंग पार्टीज आ जाती हैं अपने गंतव्य स्थल पर, तो हम आपको फाइनल डेटा देंगे। लेकिन जो अभी 5 बजे तक के रुझान है वो 68.24 है। अगर आप पोस्टल बैलेट भी हम जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट हमारे आ चुके हैं, तो इसका प्रतिशत लगभग 8.828% है, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इस वोटिंग में। तो कुल मिलाकर इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं तो 69.06 या 07 के आसपास अभी तक प्रारंभिक आंकड़ा आता है, जो कि वोट हो चुका है। तो इसमें पोस्टल बैलेट का जो संख्या है वो 4,36,000 के करीब हमारे जो होम वोटिंग हुई थी या पोलिंग कर्मचारियों ने, पुलिस ऑफिशियल्स ने और एसेंशियल सर्विसेज जिसमें कि पत्रकार महोदय भी थे, तो ये वोट पड़ चुके हैं। इसके अलावा जो दिन भर में जो देखने के लिए जो हमने नवाचार किए थे, उसमें महिला जो कर्मी लगाई थी, जो कि पहली बार पोलिंग पार्टी के सदस्य बने 1600,
इसी तरह से युवा साथी हमारे पहली बार 1600 बूथों पर सदस्य पहली बार पोलिंग कराने गए, उनमें उत्साह था। पीडब्ल्यूडी जो कभी नहीं जुड़े थे उनको हमने। तो आप सुन रहे थे निर्वाचन आयोग के अधिकारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि लंबसम 70% के आसपास वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया है और साथ में वो पोस्टल बैलेट से जो वोटिंग हुई है उसका भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं, यानी कि चुनाव दिलचस्प रहे। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।